आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है नाभिक का द्रव बूंद मॉडल यानी लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत सारे मॉडल समय समय पर वैज्ञानिकों ने बनाए। अनेकों मॉडल की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी एक मॉडल नाभिक की सारी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों का व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी एक मॉडल हो, वो न्यूक्लियस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती, बहुत गुण होते हैं, तो सभी गुणों को किसी एक मॉडल के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ गुणों की व्याख्या संभव है एक मॉडल के द्वारा। तो समय समय पर जिस गुण की व्याख्या करनी थी उसी के अनुसार मॉडल डेवलप किए गए। साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल बनाए। उनमें से एक मॉडल है द्रव बूंद मॉडल। इस मॉडल के आधार पर हम नाभिक की कुछ गुण, कुछ विशेषताएं हम एक्सप्लेन या उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। सारे गुणों की नहीं कर सकते, लेकिन कुछ गुणों की, क्योंकि हर मॉडल में कुछ न कुछ अलग अलग एजम्पशंस लिए जाते हैं। उन्हीं एजम्पशंस के आधार पर वो मॉडल डेवलप किया जाता है। तो वो सारे प्रॉपर्टीज़ को एक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो द्रव बूंद मॉडल को जब डेवलप किया गया तो ये माना गया कि जो नाभिक है, नाभिक को लगभग हम गोल मानते हैं, स्फेरिकल, बूंद भी लगभग स्फेरिकल होती है। तो कुछ नाभिक में और द्रव बूंद की, कोई भी द्रव हो, पानी हो या कोई भी अन्य द्रव हो, उसकी जो बूंद है वो भी लगभग गोल होती है और नाभिक भी लगभग गोल होता है। तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं जिसके आधार पर ये मॉडल विकसित किया गया। और इसके आधार पर कुछ प्रॉपर्टी जो आगे बताएंगे हम, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम इसके द्वारा नाभिक की निकाल सकते हैं या उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो नाभिक के स्वरूप एवं गुणों को समझने के लिए कई मॉडल बनाए गए। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे मॉडल हैं। उनमें से एक है हमारा द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल भी इन्हीं मॉडलों में से एक मॉडल है। इस मॉडल के द्वारा हमें नाभिक के कुछ गुणों को समझने में सहायता मिलती है। नाभिक के कुछ गुण इस मॉडल से हम समझ सकते हैं, सारे गुण नहीं, कुछ गुण को ही हम इस मॉडल से समझ सकते हैं। हर एक मॉडल के साथ यही कंडीशन है, वो कोई भी मॉडल हो, कुछ गुणों को ही वो समझा सकता है। वो इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक, कोई भी तत्व हो, उसका नाभिक को हम गोल लेते हैं आकार में। सामान्य तौर पर सभी नाभिक गोल नहीं होते। अगर स्थायी नाभिक हम ले लें तो उसको लगभग हम गोल मान सकते हैं। तथा द्रव बूंद में कुछ समानताएं होती हैं। जैसा मैंने बताया, नाभिक और द्रव बूंद, कोई भी द्रव हो, उसकी जो बूंद है और नाभिक है, उनमें उनको कुछ समानताएं होती हैं। इस कारण नाभिक को एक समान रूप से आवेशित द्रव बूंद के रूप में भी माना जा सकता है। यानी नाभिक को हम एक द्रव बूंद, नाभिक कैसा है, धनात्मक आवेशित होता है, द्रव बूंद तो आवेशित नहीं होती, लेकिन नाभिक धनात्मक आवेशित होता है। तो पूरा एक धनात्मक आवेशित द्रव बूंद मान सकते हैं उसको। नाभिक को क्या मान सकते हैं हम, जैसे द्रव की बूंद होती है उसी तरह से नाभिक भी एक बूंद है, लेकिन ये पूरी की पूरी बूंद कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक आवेश है इस पर। अब नाभिक में और द्रव बूंद में क्या क्या समानताएं होती हैं जिससे हमने ये मॉडल विकसित हुआ, जिस वजह से वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है, द्रव बूंद कैसे बनती है। द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है, उस पृष्ठ तनाव के कारण बूंद एक गोलीय आकार ले लेती है। तो द्रव बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। इसी प्रकार नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय माना जा सकता है। नाभिक को हम कैसा ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, गोल मान सकते हैं। हालांकि जो अस्थायी नाभिक होते हैं और भारी नाभिक होते हैं तो उनमें जो गोलीयपन से थोड़ा विचलन हो जाता है, लेकिन हम लगभग गोल मान सकते हैं।
किसी भी नाभिक को। जब भी नाभिक का शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में गोल गेंद के रूप में आकृति आ जाती है कि ऐसा नाभिक होगा, तो गोल नाभिक मान लेते हैं, क्योंकि बूंद भी कैसी होती है, गोल, कोई भी छोटी बूंद हो वो गोली आकार की होगी, और उसका कारण क्या है, वो पृष्ठ तनाव के कारण वो बूंद, द्रव की बूंद गोली आकार ले लेती है और नाभिक भी ये गोल आकार का होता है। तो ये एक समानता हो गई द्रव बूंद में और नाभिक में। दूसरा, द्रव बूंद में कोई भी द्रव बूंद हो उसमें बहुत सारे अणु होंगे, लेकिन जितने भी अणु हैं, कोई भी एक अंदर उसमें एक अणु ले लें हम, तो वो सारे अणुओं से मध्य बल नहीं लगाता। उस अणु के आसपास जितने भी दूसरे अणु होंगे उनके मध्य ही आणविक बल लगेगा। यानी आणविक बल कैसा होता है, संतृप्त, इसी को बोलते हैं संतृप्त। ऐसा नहीं कि जैसे कूलम बल का जो फोर्स है Q1 Q2 अपॉन r², तो चार्ज बढ़ाते जाएं तो बल बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस में द्रव बूंद में बहुत सारे अणु हैं, लेकिन कोई भी एक अणु सारे अणुओं से इंटरेक्शन नहीं करता, सारे अणुओं से बल नहीं लगाता। किन से बल लगाता है, उसके जो निकटतम होते हैं, आसपास जो स्थित अणु होते हैं उनके मध्य ही बल लगता है। हर एक अणु के साथ यही कंडीशन होती है, इसलिए आणविक बल कैसा होता है, संतृप्त। इसी प्रकार से नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन होते हैं वो एक न्यूक्लियन सारे न्यूक्लियनों के मध्य से बल नहीं लगता। यानी जो न्यूक्लियन है वो अपने आसपास स्थित न्यूक्लियनों से ही वो नाभिकीय बल लगाता है। इसी वजह से नाभिकीय बल भी कैसा होता है, संतृप्त बल होता है। और इसी वजह से क्या होता है, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, आपने कर्व देखा होगा, वो लगभग 40 के बाद जो कर्व है, द्रव्यमान संख्या 40 के बाद लगभग कर्व कैसी हो जाती है, कांस्टेंट सी हो जाती है। उसका कारण यही है कि नाभिकीय बल कैसा होता है, संतृप्त होता है। इस वजह से जो बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कोई भी न्यूक्लियस ले लो उसकी लगभग कांस्टेंट होती है। तो जिस तरह से द्रव बूंद में आणविक बल संतृप्त होता है, उसी तरह से नाभिक में नाभिकीय बल भी, यानी न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल भी संतृप्त होता है। यानी प्रत्येक न्यूक्लियन केवल अपने आसपास स्थित न्यूक्लियनों के मध्य ही, क्योंकि जो डिस्टेंस है इतनी होनी चाहिए, 2 फर्मी के आसपास होनी चाहिए। अगर नाभिक का आकार बड़ा है, 7-8 फर्मी का है, तो अंदर वाला न्यूक्लियन पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियन के मध्य नाभिकीय बल नहीं लगेगा। यानी एक पृष्ठ के एक तरफ स्थित न्यूक्लियन और दूसरी साइड में स्थित न्यूक्लियन के मध्य नाभिकीय बल नहीं होगा। कोई भी न्यूक्लियन हो वो अपने आसपास स्थित न्यूक्लियन के मध्य ही नाभिकीय बल लगाता है। तो द्रव का अणु अपने आसपास स्थित अणुओं के मध्य ही आणविक बल लगाता है, अर्थात आणविक बल कैसा होता है, संतृप्त। ठीक इसी प्रकार नाभिकीय बल भी संतृप्त होते हैं। यानी ऐसा नहीं नाभिक में न्यूक्लियन बढ़ाते जाएं तो नाभिकीय बल बढ़ता चला जाए, कूलम बल की तरह से आवेश बढ़ाते जाओ तो कूलम बल बढ़ता जाएगा, लेकिन नाभिक में ऐसा नहीं होता, नाभिकीय बल में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय बल कांस्टेंट रहता है अपने, क्योंकि न्यूक्लियन जो है वो अपने आसपास स्थित न्यूक्लियनों के मध्य ही बल लगता है। इस वजह से नाभिकीय बल कैसा होता है, संतृप्त बल होता है, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियन अपने आसपास के न्यूक्लियनों के मध्य ही नाभिकीय बल लगाता है। इस कारण से नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान भी लगभग नियत प्राप्त होता है। जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, कर्व लगभग कांस्टेंट सी होती है, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी स्थिर कांस्टेंट मान होता है लगभग। किस वजह से होता है, क्योंकि नाभिकीय बल कैसा होता है, संतृप्त बल होता है, और आणविक बल भी संतृप्त बल होता है। तो ये दूसरी समानता हो गई द्रव बूंद में और नाभिक में। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। जैसे कोई भी द्रव बूंद हो, बड़ी द्रव बूंद है तो उसको बाष्पीकरण के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, छोटी बूंद है तो बाष्पीकरण के लिए कम ऊर्जा चाहिए। इसी प्रकार से अगर छोटा नाभिक है तो उसकी टोटल बंधन ऊर्जा कम होगी, बड़ी नाभिक है तो कुल बंधन ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तो निश्चित रहेगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। यानी जितना बड़ा नाभिक होगा उसकी बंधन ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। ऐसी तरह से जितनी बड़ी द्रव बूंद होगी उसके बाष्पीकरण के लिए भी उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जिस प्रकार किसी द्रव बूंद का
वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान द्रव की मात्रा के साथ साथ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या A के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी जो द्रव्यमान संख्या नाभिक जितना बड़ा होगा उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी द्रव्यमान संख्या से जब भाग दे देंगे हम बंधन ऊर्जा को तो वो नियत आएगी, तो वो शो करती है संतृप्तता, नाभिकीय बल की संतृप्तता। एक ये समानता हो गई। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, जिस प्रकार द्रव बूंद का घनत्व स्थिर होता है, द्रव की बूंद में कहीं भी घनत्व निकाल लो, बूंद के अंदर घनत्व कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी प्रकार नाभिकीय घनत्व भी स्थिर होता है यानी कांस्टेंट होता है। कोई चाहे भारी नाभिक ले लो चाहे हल्का नाभिक ले लो, उनका जो नाभिकीय पदार्थ है यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अंदर भरे हुए हैं प्रति न्यूक्लियन, उनका जो द्रव्यमान है प्रति यूनिट वॉल्यूम वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे भारी नाभिक हो चाहे हल्का नाभिक हो। यानी ऐसा नहीं भारी नाभिक में नाभिक बल ज़्यादा लग जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सब नाभिकीय बल कैसा होता है, संतृप्त, चाहे वो छोटा नाभिक हो चाहे बड़ा नाभिक हो, नाभिकीय बल समान होगा। तो जो घनत्व है नाभिकीय घनत्व भी वो भी कांस्टेंट या स्थिर होता है, जिस तरह से द्रव बूंद में भी द्रव का जो घनत्व है वो स्थिर होता है। ये चौथी समानता हो गई द्रव बूंद में और नाभिक में। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, जिस प्रकार द्रव बूंद पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ पर एक तनाव बल लगता है द्रव बूंद में जिससे वो गोल बनती है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी पृष्ठ तनाव होता है। नाभिक के जो सरफेस पर जो न्यूक्लियन होंगे उनके मध्य भी वो भी एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न करते हैं। नाभिक में भी एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जिस तरह से द्रव बूंद में भी पृष्ठ तनाव होता है उसी तरह से नाभिक में भी होता है। जिस प्रकार द्रव बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव बल लगता है, ठीक इसी प्रकार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा नाभिक में पृष्ठ तनाव बल उत्पन्न करती है। एक पांचवी समानता ये हो गई द्रव बूंद में और नाभिक में। नेक्स्ट समानता है, जैसे हम छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना सकते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे नाभिकों को मिलाकर जब हम बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। छोटी छोटी बूंद मिला दो बड़ी बूंद बन जाएगी, और इसी तरह से एक बड़ी बूंद को हम छोटी छोटी बूंदों में भी तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से एक भारी नाभिक को हम फिसन तोड़ के छोटे छोटे नाभिकों में भी बदल सकते हैं, दो नाभिकों में, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से बूंद छोटी छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बन जाती है, ये नाभिकीय संलयन हो गया एक तरह से, और बड़ी बूंद को तोड़ के छोटी छोटी बूंद बना दें तो ये नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिक के लिए अगर इसको अप्लाई करें तो नाभिकीय संलयन को कई छोटी छोटी बूंदों का मिलकर बड़ी बूंद बनने के तुल्य माना जा सकता है। यानी छोटी छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बन गई, इसी तरह से छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना देते, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन को एक बड़ी बूंद का छोटी छोटी बूंदों में टूटने के तुल्य माना जा सकता है। यानी बड़ी बूंद को तोड़ के छोटी बूंद बना दो तो वो नाभिकीय विखंडन के तुल्य हो गया। तो ये कुछ समानताएं हैं द्रव बूंद में और नाभिक में। इसी आधार पर द्रव बूंद मॉडल को बनाया गया, द्रव बूंद मॉडल की स्थापना की गई, जिससे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को नाभिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझ सकें। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? द्रव बूंद मॉडल नाभिक की कुछ ऐसी घटनाओं को समझाने में सक्षम है जिन्हें किसी अन्य मॉडल के द्वारा नहीं समझा जा सकता। अब जो द्रव बूंद मॉडल के आधार पर जिन घटनाओं को समझ सकते हैं उनको किसी और मॉडल के द्वारा हम नहीं समझ सकते। जैसा मैंने शुरू में बताया था, हर मॉडल नाभिक की कुछ खास प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो हमारा जो द्रव, उन्हीं में से एक द्रव बूंद मॉडल है हमारा, वो किन किन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिक का विखंडन कैसे होता है? जैसा मैंने बताया ऊपर कि बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है, इसी तरह से नाभिक का विखंडन हो जाता है।
नाभिकीय संलयन को हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग स्थिर होना, लगभग कांस्टेंट होता है। बॉन्डिंग एनर्जी कर्व देखना आप, उसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वाई अक्ष पर लेते हैं और द्रव्यमान संख्या को एक्स अक्ष पर, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग स्थिर आता है। ये क्यों होता है कि नाभिकीय बल संतृप्त होता है जैसे आणविक बल संतृप्त होता है। तो उसके आधार पर हम इसको भी समझ सकते हैं कि ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वक्र लगभग कांस्टेंट क्यों आ रहा है। नाभिकीय घनत्व कांस्टेंट होता है, जैसे द्रव बूंद में द्रव का घनत्व कांस्टेंट होता है, उसी तरह से नाभिक में नाभिकीय घनत्व कांस्टेंट होता है। इसको भी हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। इसके अलावा भारी नाभिकों का प्रकृति में अस्तित्व नहीं होना, एक लिमिट से बड़े नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते। जिस तरह से द्रव बूंद का भी एक बड़ा मैक्सिमम आकार हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ी बूंद करेंगे तो नहीं बनेगी, टूट जाएगी वो। एक लिमिट तक ही हम बूंद के आकार को बढ़ा सकते हैं, उसकी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो बूंद फिर टूट जाएगी, उसको हम और बड़ा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से नाभिक, भारी नाभिक की भी एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा भारी नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो इस द्रव बूंद मॉडल के आधार पर हम ये भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी नाभिक प्रकृति में अस्तित्व में नहीं होते। तो इन सारे पॉइंट्स को हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर आसानी से इनकी व्याख्या कर सकते हैं।